हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 1 बजट वाला दिन। तो ऑब्वियसली बजट डिस्कस करेंगे, क्या पॉजिटिव रहा, क्या न्यूट्रल रहा एंड क्या नेगेटिव रहा आज के बजट में। मैं इस बजट को कैसे रेट करता हूं एंड फाइनली मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करने वाला हूं आफ्टर द बजट, क्योंकि बजट की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। एंड जो मेंबर्स हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे स्टॉक्स मेरे से मिलते जुलते हैं। तो एंड तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरा जो लैपटॉप है, मैकबुक है, उसके ऊपर गलती से मैंने पानी गिर गया था मुझसे, तो ऑब्वियसली रिपेयर होने गया हुआ है, जिसके कारण मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, वेबकैम के थ्रू रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। बट एक छोटा सा स्मॉल वीडियो आपको डायरेक्टली एटलीस्ट जो इम्प्लीकेशन है, बेसिक इम्प्लीकेशन है, वो समझा देता हूं। एंड उसके बाद डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स क्या रहे। ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉजिटिव यही रहा कि फाइनली मिडिल क्लास को एक रिलीफ मिली है टैक्स में। इनकम अप टू 12 लाख एग्जेम्प्ट हो गई है, यानी जिसके पास 12 लाख रुपए तक की इनकम आती है साल में एनुअली, उसको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काफी पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। ऑब्वियसली इसके दो इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ऑब्वियस है कि टैक्स बचेगा, तो जिसके कारण जो पोस्ट टैक्स इनकम है वो इंक्रीज होगी। एंड वो इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन इंक्रीज होगा। एंड ये कंजम्पशन दो तरीके से इंक्रीज होगा। एक तो ऑब्वियसली स्टेपल्स की वजह से, जो स्टेपल आटा, दाल, चावल, जो बेसिकली नेसेसरीज हो जाती हैं, वो इंक्रीज होगा। बट मुझे नहीं लगता वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी जो लोग टैक्स भर रहे थे या जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे, उनको मुझे नहीं लगता स्टेपल्स की एज सच कोई प्रॉब्लम थी। तो मुझे नहीं लगता ये जो एडिशनल इनकम से वो अपना स्टेपल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि जो पहले भी आटा, दाल, चावल खा रहे थे तो अभी भी उतनी ही खाएंगे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है थोड़ा बहुत पहले नॉन ब्रांडेड से खा रहे थे तो अब ब्रांडेड में आ जाए। बट मेन जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, वो पड़ेगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बेसिकली वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जो ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है उसके बिना अपने जिंदा रह सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एडिशनल इनकम होती है उससे अपने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यू व्हीकल्स, हॉलीडेज, फास्ट फूड, फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड जिसके कारण आज जो फास्ट फूड वाले स्टॉक हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, जो फूड डिलीवरी बिजनेस में है, या फिर फिनिक्स मिल्स जो मॉल बिजनेस है बट ऑब्वियसली कंजम्पशन लेड बिजनेस है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन लेड, जिसके कारण फिनिक्स मिल्स आज काफी राइज किया। इंडिगो में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंक्रीज होगा, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टॉक्स के ऊपर अपने फोकस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और जो सेकंड इम्पैक्ट है वो इतना ऑब्वियस नहीं है, अभी तक बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, बट इन दी मीडियम टू लॉन्गर टर्म इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड क्या ये इम्पैक्ट है, वो ये कि अभी तक ऐसे बहुत सारे बिजनेस वाले लोग हैं जो सैलरीड क्लास है, वो तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनको तो पूरा का पूरा टैक्स देना ही पड़ता था, टीडीएस कट जाता था, बैंक के थ्रू आते थे, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो बिजनेस वाले लोग हैं वो क्या करते थे, मैं ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स को भी जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी एनुअल इनकम करोड़ों में थी, बट वो टैक्स पे कर रहे थे जीरो। ऑब्वियसली कैश में डील कर रहे थे या फिर सारा पैसा बिजनेस में इधर उधर घुमा दे रहे थे। एंड फाइनली क्या करते थे, अपने घर के हर एक फैमिली मेंबर में सिर्फ उतनी ही इनकम दिखाते थे सैलरी के रूप में या जो भी, जिससे उनको टैक्स ना देना पड़े। तो जीरो टैक्स देके वो हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक बेसिक 5 to 7 लाख की इनकम दिखाते थे हर साल, इवन दो इनकम करोड़ों में थी। जिसके कारण क्या हो रहा था, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा था। बट अब क्या होगा कि 12 लाख इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट हो गई है टैक्स से। तो अब वो ये बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे, जो उनके पास ब्लैक मनी है, वो हर साल अब कम से कम हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एटलीस्ट 12 लाख वो इनकम दिखा देंगे, क्योंकि वैसे भी 12 लाख तक उनको जीरो इनकम देनी पड़ेगी। तो ये जो ब्लैक मनी है ये कहीं ना कहीं व्हाइट मनी बन जाएगा, क्योंकि ये बैंक के थ्रू रूट होने लगेगा एंड फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। यानी ये जो पैसा आएगा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होने वाला है, वो ये कि अभी तक जो ये पैसा फॉर एग्जाम्पल कैश में डील कर रहे थे, या फिर जिनके पास एक्सेस पैसा था बिजनेस में लगाने के लिए नहीं है, वो लोग प्राइवेट में लेंड कर दे रहे थे, वो अब ये पैसा वो क्या करेंगे, बैंक में आ गया, तो अब ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे, रियल एस्टेट खरीद सकते हैं या कुछ भी व्हाइट में खरीद सकते हैं। बट इससे कैपिटल मार्केट कंपनीज को फायदा हो सकता है मीडियम टू लॉन्गर टर्म में, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इनकम करोड़ों में थी बट स्टॉक मार्केट में लगाने के पैसे नहीं थे। ऑब्वियसली एक तो उनको लगता था रिस्क ज्यादा है या फिर गैम्बल है, बट एक फैक्टर ये भी था क्योंकि उनके पास व्हाइट मनी ज्यादा होता ही नहीं था।
क्योंकि वो टैक्स ही नहीं भरते थे। बट अब ये क्योंकि हर एक मेंबर के नाम से वो एटलीस्ट 12 लाख इनकम दिखा पाएंगे, तो काफ़ी वाइट मनी अब सिस्टम में आएगा, जिसके कारण वो लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे, डायरेक्ट स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इमीडिएट नहीं होने वाला, बट मीडियम टू लॉन्गर टर्म में इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, जिसके कारण जो कैपिटल मार्केट कंपनीज है, फॉर एग्जांपल बीएससी है, सीडीएससी है, सीडीएसएल है, कैम्स है, इसका मीडियम टू लॉन्गर टर्म में जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये चीज फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाती है कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए। वैसे भी अगर किसी के पास 100 रुपए एडिशनल इनकम आती है तो जरूरी नहीं है वो 100 की 100 कंजम्पशन में खर्च कर दे, हो सकता है 80 करे, 20 सेव करे। ये जो सेविंग्स है ये कैपिटल मार्केट में आती है, तो ये पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। नंबर सेकंड जो पॉजिटिव फैक्टर है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रहा। जो टीडीएस की लिमिट थी रेंट के ऊपर, वो 2.4 लाख से 6 लाख कर दी गई है। यानी जो होम ओनर्स जिनके पास घर वगैरह हैं, जो वो रेंट पे दे रखे थे, उनको वो अब 6 लाख तक रेंट ले सकते हैं विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, जिसके कारण काफी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे थे। तो अभी तो मैंने फाइन प्रिंट अभी इतना डिटेल में देखा नहीं है, बट ये दो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अभी देखने को मिले। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल चीज पे। जो न्यूट्रल फैक्टर रहा वो रहा कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स लास्ट टाइम इंक्रीज हुआ था, ऑब्वियसली एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% से 12.5% कर दिया गया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से 20% कर दिया गया था। तो उम्मीद ये थी कि यार काश एफएम थोड़ा कम कर दे, या एटलीस्ट 10 एंड 15 वापस कर दे, एलटीसीजी टैक्स वापस 10 कर दे, एसटीसीजी वापस 15 कर दे। बट ऑब्वियसली सबको पता था कि एफएम ऐसा करने वाली नहीं है, उनका ईगो भी हर्ट हो सकता था। तो चलो ठीक है, कम से कम न्यूट्रल इसलिए कि कम से कम एसटीसीजी और एलटीसीजी रेट्स बढ़ाए नहीं गए, तो ये एक न्यूट्रल फैक्टर है। बट जो एफआईआईज ऑलरेडी इंडियन मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो इतनी टेंशन लेके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के स्टॉक मार्केट में अपने खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अपने को इतना सारा टैक्स देना पड़ता है। एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी इसके लाया गया था ताकि कैपिटल गेन्स के बदले एसटीटी लाया गया था। एसटीटी तो रहा, अब बाद में फिर से कैपिटल गेन्स आ गया, एंड वो भी अब इंक्रीज किया जा रहा है। तो कोशिश करते हैं काश भगवान कभी इनको सद्बुद्धि दे एंड ये कैपिटल गेन्स टैक्स रिड्यूस कर दे, जिससे इंडियन कैपिटल मार्केट को भी पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा, एफआईआई शायद वापस आएंगे। बट लेट्स सी, न्यूट्रल इसलिए कि कम से कम इंक्रीज नहीं किया गया है अभी। अब आते हैं नेगेटिव फैक्टर्स पे। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, जो फ्रीबी कल्चर चल रहा है इंडिया में, जो वेलफेयर इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो गया है। जो रिसेंट स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें ये देखा जा रहा है, जो ये रेवड़ी कल्चर है, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फ्रीबीज देने से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवेज के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं बच रहा है। तो ये जो विकसित भारत की ड्रीम है या डेवलप्ड इंडिया की ड्रीम है बाय 2047, मुझे नहीं लगता ये किसी भी हाल में अचीव होने वाली है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता अगर ऐसे ही चलते रहे तो 2097 तक भी ये अचीव होगी, क्योंकि ये जो फ्रीबी कल्चर है ये इंडिया को अंदर से खोखला कर रहा है। बट मैं इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक पार्टी ऐसा कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी अपनी सीट्स बचाने के लिए पॉलिटिक्स में ये करना पड़ रहा है। अब आते हैं कुछ फिगर्स के ऊपर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था यानी FY25 के लिए, यानी ये जो ईयर चल रहा है अभी, इसमें 11.11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट ऑब्वियसली इलेक्शंस, मॉनसून, इन सब की वजह से इतना हो नहीं पाया। तो जो एस्टिमेट है वो ये है कि 10.18 लाख करोड़ ही खर्च हो पाएगा अभी मार्च तक। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है यानी FY26 के लिए जो इंक्रीज किया गया है वो किया गया है 11.21 लाख करोड़। तो नियर अबाउट 10% का इंक्रीज किया गया है। जो एक्चुअल स्पेंड होने वाला है इस साल, उससे 10% इंक्रीज किया गया है। अदरवाइज अगर जो लास्ट ईयर का एलोकेशन था 11.11 लाख करोड़, उससे अगर कंपेयर करें तो 11.21 लाख करोड़ ही हुआ है, कोई बड़ा नहीं है। बट जो एक्चुअल स्पेंड हुआ है उससे 10% इंक्रीज होने वाला है। बट जो डिमांड थी कहीं ना कहीं कंपनीज की, वो ये थी कि 20 to 25% गवर्नमेंट इंक्रीज करे। बट ऑब्वियसली उतना पैसा बचा ही नहीं गवर्नमेंट के पास फ्रीबी कल्चर की वजह से, एंड जिसके कारण जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं आज अच्छे खासे गिरे हुए थे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 ईयर्स में इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रही है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट
9 मंथ्स जहां इंफ्रा स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इतनी नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, यूनियन इलेक्शंस थे। अदरवाइज निफ्टी इंफ्रा को अगर देखते हैं 3700 था निफ्टी इंफ्रा एट दिसंबर 2020 एंड, जो बढ़ के हो गया 9700, यानी 3700 से 9700 हो गया बाय सितंबर 2024, यानी ऑलमोस्ट 4 साल से कम में 3700 से 9700 हो गया, यानी 2.6 टाइम्स हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा खासा ध्यान देने लगी थी, इस खर्च कर रही थी इंफ्रा स्पेंडिंग पे। एंड रोड्स एंड हाईवेज की बात करें तो आई गेस जो 2.78 लाख करोड़ था वो जस्ट 2.87 लाख करोड़ ही हुआ है, तो हार्डली कोई चेंज आया है रोड एंड हाईवेज के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट जो खुद स्पेंड कर रही है उसके बदले गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो, जिसको बोलते हैं पीपीपी। तो लेट्स सी वो कितना होगा, बट ओवर दी शॉर्टर टर्म ये काफी नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण आप स्टॉक्स लाइक एल&टी, एनसीसी, पावर मैक, पीएनसी इंफ्रा, जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से इंपैक्ट होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बजट की उम्मीद से 11 बजे तक 11:15 तक अच्छा खासा राइज कर चुके थे। बट उसके बाद अगर आप चार्ट लगा के देखेंगे, चाहे वो 5 मिनट्स का लगा लो, 10 मिनट्स का लगा लो, 15 मिनट्स का, लगातार नीचे गिरा है, तो जिसके कारण इंफ्रा स्टॉक्स को अच्छा खासा हिट मिला है। मेरे पोर्टफोलियो में एल&टी है, पावर मैक है, एनसीसी है, तो मुझे अब थोड़ा सा रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो उम्मीद थी आने वाले टाइम में इनसे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रा पे लगातार फोकस करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है डेवलप्ड इंडिया पे, वो अब लगता है बैक सीट ले लिया है, तो मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम ये भी देखने को जरूरी है कि एल&टी, एनसीसी, पावर मैक ने बहुत टाइम से कुछ किया भी नहीं है, तो एटलीस्ट उनकी वैल्यूएशन अब रीजनेबल है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ और जो वैल्यूएशन का ट्रेड ऑफ है वो कंसिडर करके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। एज ऑफ नाउ अभी मैंने कोई स्टेप नहीं लिया है, बट आने वाले टाइम में क्या करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेंबर्स को तो तुरंत अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। एंड इनफैक्ट आज ही अगर आप देखेंगे निफ्टी इंफ्रा अराउंड 11 AM के आसपास 8400 प्लस पे ट्रेड कर रहा था, जो एंड अराउंड 3 बजे के आसपास 8200 से भी बिलो चला गया था, यानी मोर देन 2% का फॉल आ चुका था निफ्टी इंफ्रा में। उसके बाद अनदर नेगेटिव फैक्टर है इससे रिलेटेड रेलवे स्टॉक्स की भी आज दुर्गति हुई है। कल अच्छा खासा राइज कर रहे थे, यानी 31 जनवरी को अच्छा खासा राइज कर रहे थे एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ र्यूमर्स भी थे कि रेलवे जो एलोकेशन बजट है अराउंड 2.55 लाख करोड़ से हो सकता है 3 लाख करोड़ हो जाए, बट रेलवे कैपेक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, अराउंड 2.55 लाख करोड़ ही रहा है। ये काफी नेगेटिव फैक्टर रहा है रेलवे स्टॉक्स के लिए। तो रेलवे स्टॉक्स जो सुबह भी कल अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहे थे, आज सुबह भी अच्छा खासा कर रहे थे, वो आज 8899% गिरे हैं। फाइनली आते हैं डिफेंस पर। डिफेंस स्पेंडिंग में भी कोई खास इंक्रीज नहीं देखा गया है। जो लास्ट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट है, यानी जो करंट ईयर चल रहा है, उसका जो रिवाइज एस्टिमेट है 6.4 लाख करोड़ है, एंड FY26 के लिए सिर्फ इंक्रीज हुआ है 6%, यानी 6.81 लाख करोड़, 6.4 लाख करोड़ से 6.81 लाख करोड़ ही हुआ है, हार्डली कोई इंक्रीज हुआ है। एंड इसमें भी 4.89 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो जाता है सैलरीज में, ऑपरेशनल कॉस्ट में, मेंटेनेंस में। सिर्फ और सिर्फ 1.92 लाख करोड़ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे बेसिकली न्यू इक्विपमेंट लिए जाएंगे, मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये काफी बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हार्डली या 6% का इंक्रीज ही देखा गया है डिफेंस में। आई होप थोड़ा बहुत रिवाइज एस्टिमेट में थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो डिफेंस का एक्सपेंडिचर। तो एज ऑफ नाउ यही रहा है बजट में। एंड इस बजट को क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स रिड्यूस नहीं किया गया है, इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस, इन सबको बैक सीट पे डाल दिया गया है, तो मैं इस बजट को अराउंड 6 आउट ऑफ 10 बोलूंगा, या 5 to 6 आउट ऑफ 10। इनकम के ऊपर जो टैक्स कम किया गया है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, बट मुझे लगता था इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ओवरऑल है वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होना चाहिए था डेवलप्ड इंडिया की तरफ, अगर इंडिया को ले जाना है बाय 2047 या मे बी बाय 2057 भी। हाँ, अब जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें ऑब्वियसली अभी तक जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, अच्छा खासा रिटर्न्स भी बनाया है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में मैंने, इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर, डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं डिफेंस स्टॉक्स में देखूं तो मेरे पोर्टफोलियो में आई थिंक सिर्फ और सिर्फ जेन टेक्नोलॉजीज बचा है,
क्योंकि जैसा मेंबर्स जानते हैं मैंने मझगांव डॉक 5500 के आसपास सेल कर दिया था, GRSC में अच्छा खासा पैसा बनाया, HAL में बनाया, तो जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे सब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ जेन टेक्नोलॉजीज बचा है जो मैं 900 से होल्ड कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता है जेन टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करेगा, तो जेन टेक्नोलॉजीज में होल्ड करने वाला हूँ। उसके बाद इंफ्रा में मुझे रिकंसिडर करना पड़ेगा अपना डिसीजंस, जैसे L&T है, NCC है, पावर मैक है, तो वहाँ में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल हो गई है, बट यहाँ से मैं ये देखूंगा कि कितना ग्रोथ का स्कोप है, एंड जनरली अगर कोई और अच्छा स्टॉक मिलता है तो हो सकता है मैं कुछ इंफ्रा स्टॉक से निकल के चला जाऊं जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स है वहां पर। एंड उसके बाद जो रेलवेज है, रेलवेज में मेरे पास सिर्फ इरकॉन बचा हुआ था, जो मेरे पास 95 लेवल से आई थिंक पहले मैंने 83 पे लिया था, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके बाद फिर से मैंने 95 पे लिया था, तो इरकॉन में मैंने कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट कुछ क्वांटिटी अभी भी है, तो उसको भी मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है इरकॉन के ऊपर, क्योंकि इरकॉन की जो वैल्यूएशन है इरकॉन इंटरनेशनल उसकी बहुत रीजनेबल है, बट ऑब्वियसली आने वाले टाइम में क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा केपेक्स नहीं किया है, रेलवेज को भी ज़्यादा बजट एलोकेट नहीं किया है, तो हो सकता है अब बहुत ज़्यादा रैली ना देखने को मिले, बट एट द सेम टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बहुत लंबा टाइम करेक्शन भी आ चुका है, तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन मैं डिसाइड करूंगा आने वाले दिनों में। तो आई थिंक दैट्स इट, फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, एंड जैसे जैसे डिसीजन होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को जैसे जैसे पॉसिबल होगा वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा, और अदरवाइज मेंबर्स से मैं रेगुलरली कॉन्टैक्टेड रहता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ थ्रू व्हाट्सएप, दुनिया भर के अपडेट्स डालता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।